प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था री एग्ज़ाम को लेकर वो आज क्लियर हो गया। एनटीए की तरफ से नोटिस आ गया, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी सेंड किया था टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना। तो हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो 26 अगस्त को, ठीक है, 26 अगस्त को जो है आप लोगों का पेपर है। अब जो है टोटल 23 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास। इन 23 दिनों में जो आप रिवीजन लगा दीजिए, रात दिन आप लोग एक कर दीजिए, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग लग जाइए, ठीक है। 23 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, PYQ लगाइए। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते आए हैं पहले से, सब कुछ आप लोगों को पता है, ठीक है। उसको रिविज़न करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी आप लोग पढ़े हैं वो भूल जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और पिछली बार जो पेपर हुआ था 18 जून को, उससे जो है उस पेपर में निबंध से प्रश्न नहीं आए थे। तो आप लोग ये मत सोचना कि निबंध से जो इस बार प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, आ भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग बने रहिएगा। आज की क्लास में हम निबंध से संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार धातु की मूर्ति का क्या अर्थ है? शिव मूर्ति निबंध के अनुसार धातु की मूर्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। ऑप्शन बी है हमारा स्वामी शील अर्थात दयामय है। ऑप्शन सी है उसकी सेवा हम सब कर सकते हैं। ऑप्शन डी है हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। बताइए शिव मूर्ति निबंध के अनुसार धातु की मूर्ति का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा स्वामी शील अर्थात दयामय है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। यह कथन किस निबंध से है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कविता क्या है, शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। राइट आंसर क्या होगा? टोटल 11 निबंध है, ठीक है। यूनिट 9 में जो है टोटल 11 निबंध लगे हुए हैं। आज जो जितने प्रश्न बन पाए हैं जिस निबंध से मैंने बनाया हुआ है आज प्रश्न को, और जो छूट गया है उसको कल के प्रैक्टिस में हम करेंगे, ठीक है। प्रश्न वही होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांस होंगे पेपर में आने का, ठीक है। फालतू का प्रश्न मैं नहीं बनाऊंगी कि कई भी प्रश्न गिनती के प्रश्न 50 हो 60 हो और आए एक भी नहीं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ये जो कथन है वो शिव मूर्ति निबंध से है, ठीक है, शिव मूर्ति निबंध से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार लाल रंग की मूर्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है रजोगुण का वर्ण है, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऑप्शन डी है कल्याणमय है। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार लाल रंग की मूर्ति का क्या अर्थ है? मूर्तियों के जो है रंग बताए गए हैं। कितने रंग बताए गए हैं? 3। शिव मूर्ति निबंध में मूर्तियों के रंग बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 3 रंग बताए गए हैं, ठीक है। पहला है श्वेत रंग, दूसरा है लाल और तीसरा है काला। और इन तीनों रंगों का जो है अपनी अपनी विशेषता भी बताई गई है, ठीक है ना। वहीं से प्रश्नों को मैंने लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजोगुण का वर्ण है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। सबके दाता होगा यहाँ पे, सबके दाता राम, ठीक है। उपर्युक्त दोहे का उल्लेख किस निबंध में है? मलुकदास का जो है यह दोहा है
किस निबंध में इसका उल्लेख है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत बरसुन्नत कैसे हो सकती है? दिल्ली दरबार दर्पण, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। राइट आंसर हो जाएगा भारत बरसुन्नत कैसे हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत बरसुन्नत कैसे हो सकती है निबंध में बलिया के कलेक्टर रावत को किसके समान बताया गया है? यहाँ पे पूरा निबंध रहेगा, भारत बरसुन्नत कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। ठीक है, बलिया के कलेक्टर रावत को किसके समान बताया गया है? टोडरमल, अबुल फजल, अकबर या शाहजहां? अकबर के समान बताया गया है। ठीक है ना, शाहजहां तो होगा नहीं। और जो कलेक्टर के जो सिपाही होते हैं उनको जो है टोडरमल और अबुल फजल के समान बताया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार शिव मूर्ति मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में अगणित नाम है। एक मिनट रुक जाइए, तो क्वेश्चन कुछ है ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, प्रश्न है शिव मूर्ति निबंध के अनुसार शिव मूर्ति के जो है अगणित नाम हैं, वो नाम कौन कौन से हैं ये बताना है। प्रेमेश्वर, बुद्धेश्वर, भारतेश्वर, सोमेश्वर या मंगलेश्वर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है ना, प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं ना। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार शिव मूर्ति के अगणित नाम है, वो नाम कौन कौन से हैं ये बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रेमेश्वर, भारतेश्वर और मंगलेश्वर। ACE राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में कुल कितने निबंध संकलित हैं? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में कुल कितने निबंध संकलित हैं? 17 निबंध संकलित हैं। अगला प्रश्न है शिव मूर्ति निबंध के अनुसार किसने कहा है वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे? मलूकदास, महात्मा कबीर, रैदास या महात्मा गांधी? शिव मूर्ति निबंध के अनुसार किसने कहा है वह निहायत सच है कि जैसे कोई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे? ये किसने कहा है? महात्मा कबीर ने कहा है। किस निबंध के अनुसार? तो शिव मूर्ति निबंध के अनुसार। अगला प्रश्न है अब अपना और पराया क्या आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। उपर्युक्त गीत किस निबंध से है? यह गीत किस निबंध से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर में जो है गीत दिए गए हैं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, दृष्टि के बुक में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उठ जाग मुसाफिर निबंध से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उठ जाग मुसाफिर निबंध से नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्तहास और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे
ऐसे में मिल गया कि यह कोई प्रश्न है। ऑप्शन बी है, तब ऐसा लगा जैसे दिनकर की कविता पंक्तियाँ आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। ऑप्शन सी है, कितना क्रूर, कठोर और दुर्मम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। ऑप्शन डी है, जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। ऑप्शन ई है, एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और होती जा रही है। सभी कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इन कथनों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। उठ जाग मुसाफिर निबंध से जो है कौन सा कथन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जो कथन है ना, ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से है। ठीक है ना, इस कथन को भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बाकी ए बी सी डी चारों कथन जो है उठ जाग मुसाफिर निबंध से हैं। नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ निबंध दिए गए हैं और एक तरफ प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास 1947, उठ जाग मुसाफिर 2012, संस्कृति और सौंदर्य 1982, मजदूरी और प्रेम 1912। राइट आंसर 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध में आए शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मजदूरी और प्रेम निबंध में आए शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर क्या होगा? मजदूरी और प्रेम निबंध में जो है टोटल 8 शीर्षक हैं। ठीक है ना, टोटल 8 शीर्षक हैं। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन। ठीक है, पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन, उसके बाद आएगा गरेड़िए का जीवन, उसके बाद आएगा प्रेम मजदूरी, फिर मजदूरी और कला, उसके बाद सबसे लास्ट में ई आएगा मजदूरी और फकीरी। ठीक है, ये हमारा क्रम है CBDAE। पूरे 8 शीर्षकों का नाम आप लोग याद रखिएगा। हल चलाने वाले का जीवन, गरेड़िए का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी। ठीक है, और लास्ट में 2 लंबे लंबे हैं। लास्ट के 2 जो है ना, 6वां और 7वां और 8वां। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये लंबे लंबे हैं, तो इसको अगर याद नहीं हो पा रहा तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट के जो 2 हैं 7 और 8 शीर्षक वो लॉन्ग हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे तो भी आप लोग, अगर आता है लंबे में इसको एक उसमें से लास्ट का देता है तो आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन ए है, यह निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में। ठीक है ना,
इस निबंध में तत्सम शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, इस निबंध में कुबेर नाथ जी ने मनुष्य जीवन में ऋतुओं नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। राइट आंसर ए बी सी ही होगा, ए बी सी, ऑप्शन पहला। ठीक है, अब डी देख लेते हैं क्यों गलत है। यह एक ललित निबंध नहीं है, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो यह एक ललित निबंध है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई देखेंगे क्यों गलत है। इस निबंध के अनुसार वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र मघा है, मघा नहीं उत्तरा फाल्गुनी है। ठीक है, सावन मन भावन है इसका अंतिम नक्षत्र। ठीक है, यहाँ पे मघा लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ए बी सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को अस्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है, जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। यह कथन किस निबंध से है? यह जो संवाद है, कथन है, किस निबंध से है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उड़जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, मजदूरी और प्रेम। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित नहीं है? दूसरी परंपरा की खोज, त्वम खलु कृति, संस्कृति और सौंदर्य, अस्वीकार का साहस, अशोक का फूल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट रुकिए आप लोग, तो ये कथन जो है ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अशोक का फूल। ठीक है, दूसरी परंपरा की कोई निबंध संग्रह में जो है अशोक का फूल संकलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जब वह यानी लेखक की पत्नी आटे की छलनी से छनती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति सी लौ नज़र आती है। उपरोक्त पंक्ति मजदूरी और प्रेम निबंध में किस शीर्षक से है? यह पंक्ति जो है मजदूरी और प्रेम निबंध के किस शीर्षक से है? मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, या गडेरिए का जीवन। क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मजदूरी, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। उपरोक्त गीत मजदूरी और प्रेम निबंध से किस शीर्षक से है? यह गीत जो है किस शीर्षक से है? सत्रह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरेड़िए का जीवन। ठीक है,
गरुड़िए का जीवन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जब मैं कभी अनार के फल या फूल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। उपरोक्त पंक्ति मजदूरी और प्रेम निबंध के किस शीर्षक से है? जब मैं कभी अनार के फल या फूल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है, मजदूरी और प्रेम निबंध के किस शीर्षक से है? सबसे पहला शीर्षक कौन सा है? हल चलाने वाले का जीवन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंक्ति मजदूरी और प्रेम निबंध में आए शीर्षक हल चलाने वाले के जीवन से नहीं है? ठीक है, हल चलाने वाले का जीवन जो शीर्षक है मजदूरी और प्रेम निबंध में, उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, वहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं मैंने उनको लिया है। देखेंगे, ऑप्शन ए, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। ऑप्शन बी, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। ऑप्शन सी है, भोले भाव मिले रघुराई। ऑप्शन डी है, खेत उनकी हवनशाला है। ऑप्शन ई है, उपरोक्त सभी। भोले भाव मिले रघुराई, ये किसने कहा था? तो गुरु नानक ने कहा था। ठीक है, वहाँ पे लिखा है कि गुरु नानक ने ठीक कहा था कि भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। ठीक है ना, इसका उल्लेख जो है किस शीर्षक में है? हल चलाने वाले के जीवन शीर्षक में। तो यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, और सभी पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, उठ जाग मुसाफिर निबंध के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। उठ जाग मुसाफिर निबंध के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, इस निबंध में लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से चिंतित है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू, ये हिंदी में लिखा है 95 वर्ष। ठीक है, 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख निबंधकार करता है। ऑप्शन सी है, कबीर, निराला और तथा रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी कविताओं का उल्लेख भी है इस निबंध में। ऑप्शन डी है, इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 2011 है। ऑप्शन सी है, इस निबंध संग्रह में कुल 12 निबंध संकलित हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सत्य कथन बताना है। उठ जाग मुसाफिर। इस निबंध संग्रह में जो है कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो 10 निबंध संकलित हैं। ठीक है, तो ई ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। और प्रकाशन वर्ष 2011 नहीं 2012 है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा। राइट आंसर ए बी सी होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। उपरोक्त गीत किस निबंध से है? उपरोक्त गीत किस निबंध से है? ऑप्शन ए, उठ जाग मुसाफिर निबंध से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू राजनीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उत्पादनों का मिश्रण है। यह कथन किस निबंध से है? क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति और सौंदर्य निबंध से है। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में कुल कितने निबंध संकलित हैं? संस्कृति और सौंदर्य निबंध में कुल कितने निबंध संकलित हैं? प्रकाशन वर्ष है इसका 1982। किसका निबंध है? नामवर सिंह का। कुल कितने निबंध इसमें हैं? 8 निबंध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध विष्णुकांत शास्त्री का नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध विष्णुकांत शास्त्री का नहीं है? चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष, वाद विवाद संवाद, कुछ चंदन कुछ कपूर की। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाद विवाद संवाद। ये किसका निबंध है? तो नामवर सिंह का, नामवर सिंह का। ठीक है, और वाद विवाद संवाद निबंध का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1989। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1926। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, उनके निबंधों को आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न वहाँ से ज़रूर आता है। ठीक है, इस बार 18 जून को नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन में करा दूंगी सभी निबंध को जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दूसरी सतह। ये जो निबंध है वो है शरद जोशी का, शरद जोशी। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष इसका 1975। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 25 प्रश्न हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैंने उठा के प्रश्नों को पूछ लिया है। ठीक है, बिना पढ़े जब तक मैं पढ़ती नहीं हूँ, पूरी संतुष्टि नहीं होती है मुझे, तब तक मैं प्रश्न को बनाती भी नहीं हूँ, चाहे मुझे 4 से 5 घंटे क्यों ना लग जाए। और आप लोगों को पता भी है कि कितना लॉन्ग प्रश्न होता है यूजीसी नेट का, है ना। तो प्रश्न को बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। प्रश्न बनाना, एक एक ऑप्शन को ढूंढना, फिर उसमें से गलत आंसर रखना, चुनना, आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दिया करिए। जो डेली मेरी क्लास को देखते हैं वो स्टूडेंट लाइक कर देते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में भी हम निबंध से ही MCQ सॉल्व करेंगे।